नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना टीकाकरण अभियान की, यानी कोविड वैक्सीन कार्यक्रम की। इस अभियान की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा है और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन है, यानी टीकाकरण। इस अभियान की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत वैक्सीन के मामले में नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। भारत टीकाकरण के उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जिसकी कल्पना कुछ महीने पहले किसी ने नहीं की थी। कोरोना टीकाकरण अभियान में जन भागीदारी के चलते भारत में टीकाकरण 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है। 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड वैक्सीन की 99 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं और जल्दी ये आंकड़ा 100 करोड़ को छूने वाला है। कोरोना संक्रमण के चलते जिस प्रकार की चुनौती देश के सामने खड़ी हुई, जनहानि हुई, उसके बीच ये आंकड़ा राहत देता है। दुनिया के सामने चुनौतियों से लड़ने की भारत की शक्ति को प्रस्तुत करता है। भारत में जिस रफ्तार से कोविड वैक्सीन अभियान चल रहा है, उसकी तारीफ WHO के अलावा दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। भारत अगर 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को छूने वाला है तो इसके कई मायने और मतलब हैं। इसलिए कोविड टीकाकरण से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत ने 17 सितंबर को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। 16 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 99 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जल्दी ही देश 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य भी पूरा कर लेगा। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि हम 99 करोड़ के आंकड़े पर हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार 100 करोड़ टीकों के टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 100 करोड़ डोज का टारगेट 275 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 10 महीने की अवधि में हर दिन भारत में 27 लाख डोज लोगों को लगाई गई। हर दिन लगाई जाने वाली वैक्सीन डोज की संख्या में बदलाव भी देखने को मिला। 6 दिनों तक 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था। फ्रंटलाइन कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए 1 मार्च को शुरू हुआ था। उसके बाद 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए यह अभियान शुरू किया गया। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू करने का फैसला लिया था। 10 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में भारत को 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ तक पहुंचने में 45 दिन का वक्त लगा। 30 करोड़ तक पहुंचने में 29 दिन लगे। 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 24 दिन का समय लगा। 40 से 50 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 24 दिन का वक्त लगा। अगले 10 करोड़ वैक्सीन लगने में सिर्फ 19 दिन का वक्त लगा। 60 से 70 करोड़ पहुंचने में 13 दिन का समय लगा। इसके बाद अगले 10 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 11 दिन में लगे। 80 से 90 करोड़ का आंकड़ा छूने में 14 दिन का वक्त लगा। अब इसी हफ्ते में देश 100 करोड़ के वैक्सीन के सफर को पूरा कर लेगा। कोरोना संक्रमण से देश को लगातार मिल रही राहत से अब ये संभावनाएं भी लगाई जाने लगी हैं कि शायद अब इसकी तीसरी लहर नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स ने सितंबर या अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जाहिर सी बात है, देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि का यह समय है। 100 करोड़ का आंकड़ा टीकाकरण का, और वो भी कोविड के खिलाफ जिस तरह टीकाकरण देश में चला, उसकी अपनी एक यात्रा है। और ये यात्रा और इसके जो पहलू हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से भारत जैसे देश के लिए, दुनिया के लिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की मैं कोशिश करूंगा जो भारत में टीकाकरण अभियान चला उसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है। डॉक्टर रमन आर गंगा खेड़कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सदस्य हैं नेशनल टास्क फोर्स कोविड-19 के। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर।
साथ ही मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आर के श्रीवास्तव, जो पूर्व DGHS हैं भारत सरकार के। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय जी भी मौजूद है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत डॉक्टर आर के श्रीवास्तव जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से यह अभियान चला, 100 करोड़ का लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल करने वाला है भारत। 99 करोड़ टीकाकरण देश में हो चुका है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम तरह के सवाल टीकाकरण को लेकर उठाए गए, देश में तमाम तरह की बातें कही गई, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें जो अभी आपने एक स्टोरी चलाई थी जी टीकाकरण के बारे में, जिसके अंदर टीकाकरण की गति दिखाई गई थी, जी वो अपने आप में एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखा रही थी कि हमारी गति लगातार तीव्र होती जा रही है। अगर हम सिर्फ इसी चीज़ को देखें तो इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो पहला ये निकलता है कि हम टीकाकरण के लिए जो सप्लाई साइड है, जहाँ वैक्सीन बन रही है, जी जो वैक्सीन सप्लाई होकर के इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ा रही है, उसके अंदर हम निरंतर, मैं कहूँगा, आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं, बेहतर सक्षम होते चले जा रहे हैं। और हमें सप्लाई साइड की वजह से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम उस मात्रा को, उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जी जो कि हमने अपने लिए रखा है। दूसरी चीज़ जो इससे निकल के आई, वो निकल के ये आई कि चाहे कोई भी प्रदेश हो, हमारा फेडरेटेड सिस्टम है, जी सब प्रदेशों ने मिलकर अपने अपनी भागीदारी को, अपने यहाँ पहुँचने वाली वैक्सीनों को पूर्णतः जी अपने जो बाशिंदे हैं उनको लगवाने का सार्थक प्रयास किया है। मैं सार्थक शब्द इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि संख्या लगातार बढ़ी। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर ये निकल के आई है, वो निकल के ये आई है कि इस टीकाकरण अभियान के दौरान आपने कहा कि बहुत सारे चीज़ें कही गई जी वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, लगवाने के बारे में, नहीं लगवाने के बारे में, वो एक साइड पे रह गई, जी संख्या बढ़ती चली गई। 99 करोड़ की संख्या, शायद जो डोजेज हैं वो लगवाने का उम्मीद आज से 6 महीने पहले, जब भी यहाँ पे टीवी पे भी डिस्कशन होता था, जी तो हम कहा करते थे कि साहब 1 करोड़ डोज प्रतिदिन होनी चाहिए। अगर हम पिछले 24 घंटे का देखें, 87 लाख डोज पिछले 24 घंटे में लगी हैं। तो हम पहुंच तो रहे उस लक्ष्य की तरफ। इतने बड़े सिस्टम के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर, इतनी तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम में अगर ये चीज़ बढ़ के यहाँ तक पहुंची है, तो इसको एक बहुत ही सफल प्रोग्राम कहा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संजय राय जी, मुझे याद है कि साल भर पहले तक ये सवाल उठता था कि कोविड को रोकने के लिए वैक्सीन कैसे बनेगी, बनेगी तो कैसे मिलेगी, ये 2 बड़े सवाल होते थे। जी। और आज 100 करोड़ के लक्ष्य की दहलीज पे भारत खड़ा है। जन भागीदारी, सरकार के प्रयास, सरकार की कोशिशें, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं शुरुआत करूंगा वैक्सीन बनाने से लेके। जी जब हिंदुस्तान में वैक्सीन का ICMR ने वायरस को आइसोलेट किया, उसके बाद भारत बायोटेक के साथ डेवलप किया जो इंडिजिनस कंप्लीट वैक्सीन, दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं था। इस डिस्कशन में भी कई बार बात होती है कि ठीक है, हज़ारों वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, बट बहुत कम ही जो है रियल यूज़ में आते हैं। लोग, पूरी दुनिया में लोग डिस्कस कर रहे थे कि भारत इतना जल्दी वैक्सीन बनाएगा नहीं। डेवलप करना मुश्किल होता है वैक्सीन, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि भारत जो है दुनिया के ज़्यादातर देशों को वैक्सीन सप्लाई करता है, 3/4 वैक्सीन, बाकी वैक्सीन जो है, बट उनका पेटेंट हमारे पास नहीं है। हम जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ये था, इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप हुई, यहीं पे उसके सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए, प्री क्लिनिकल भी हुए जो जानवरों पे किए जाते हैं वो भी हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स भी सारे यहीं पे हुए, और फाइनली जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसको अप्रूव किया, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के बहुत सी देशों में वह वैक्सीन लग रहा है।
उसके बाद जब वैक्सीन लगना शुरू हुआ तो उस पर भी लोगों ने कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जल्दी अप्रूव कर दिया गया। फिर जब लोगों को पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिकेशन होता है तो लोगों उसके बाद पब्लिश भी हुआ, लैंसेट में पब्लिश हुआ इस डेटा को। फिर लोगों ने उस पर कम से कम उस कंट्रोवर्सी को बंद किया। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि दिसंबर तक जो है 50 करोड़ भी भारत आंकड़ा नहीं छू पाएगा। जी, आज देख लीजिए 2.5 करोड़ तक हमने एक दिन में लगाया वैक्सीन, 1 करोड़ से ज़्यादा कई दिन तक लगाया है। सो 2.5 करोड़ का आंकड़ा एक दिन में, कई यूरोपियन कंट्री, बहुत सी दुनिया में ऐसी कंट्री जिनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है, तो हम कई यूरोप को जो है एक दिन में जो है यूरोप की कंट्रीज़ का एक दिन में वैक्सीनेशन कर दे रहे हैं देखा जाए तो ये वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैक्सीन को लगाना। हाँ, कंट्रोवर्सी होती रहती है, बट जिस गति से हम बढ़े हैं, आपने जो अभी दिखाया, जिस तरीके से वैक्सीन की जो गति रही है, शुरू में ठीक है, शुरू में भी कुछ लिमिटेड लोगों तक की था, साइंटिफिक बेसिस था ये बनाने के लिए कि किसको लगाना चाहिए। जो बेसिस था कि हमारी जो है जिनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है उनको लगाना चाहिए, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर और ये, या जिनको मरने की संभावना ज़्यादा थी, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, एल्डरली थे, 60 साल से ऊपर के लोगों को। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। और मेरे साथ इस समय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आर.एस. शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में करोड़ों लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगी। ये एक सवाल उठता था अब से साल भर पहले करीब, कैसे बनेगी तो कैसे मिलेगी। और आज भारत 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। 99 करोड़ पे हम खड़े हैं आज। आप कैसे देखते हैं टीकाकरण की इस यात्रा को, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने देश की इस उपलब्धि पर जी, क्योंकि ये आंकड़ा मैं समझता हूं दुनिया के किसी देश ने पार नहीं किया, केवल चीन को छोड़ करके। और दूसरी बात, इस आंकड़े को पार करने के लिए, इतना बड़ा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा सारे अपने डॉक्टर बंधुओं को, नर्स बहनों को, आशा वर्कर्स को, फील्ड वर्कर्स को, जिला प्रशासक के लोगों को। तो बहुत बड़ी अथक परिश्रम सब लोगों ने किया है और आज ये उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है और हम सबको इस पर गर्व है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये शंका थी कि भाई जब वैक्सीन लगेगी तो बहुत आपाधापी हो जाएगी, कोई भीड़ लग जाएगी, लाठीचार्ज हो जाएगा लोगों पे, वो सब चीज होगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई जब में गैप होगा तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई आप लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए, ऐसा बैकबोन तैयार कीजिए जिससे पूरे एक व्यवस्थित तरीके से, ऑर्डरली तरीके से सब लोगों को वैक्सीन लग सके और आपस में जो कोई इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा नहीं हो, बीवीआई को भी वही जानकारी हो और आम आदमी को भी वही जानकारी हो। जी। तो हम लोगों ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कोविन का प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, अपॉइंटमेंट लिया, लोगों ने वैक्सीन करवाई और सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। तो हमारी पूरी प्रोसेस शुरुआत से रही है जिसको, और पीपल सेंट्रिक प्रोसेस रही है, जन केंद्रित प्रोसेस रही है। इसमें हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप एक जगह पे लगवाया है अपनी पहली डोज तो दूसरी डोज भी जो है उसी जगह लगवाइए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप पहली डोज लगवाइए, कहीं दूसरी डोज लगवाइए, जी रिमाइंड करते हैं कि आपका सेकंड डोज ड्यू है। तो इतना बढ़िया सिस्टम बन गया हमारा और ये हम लोगों के लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया और उससे हमने आज 100 करोड़ का एक एक क्षण में, आप सोचिए कि जिस दिन हम लोगों ने 2.5 करोड़ किया था 17 सितंबर को, उस दिन एक सेकंड में हम 700 हमारे यहाँ इंजेक्शन लग रहे थे। एक सेकंड में 700, एक मिनट में करीब 45,000 वैक्सीन लग रही थी। जी। तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे वैक्सीन को लेकर, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई थी। जन भागीदारी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिला? देखिए, जन भागीदारी का तो बहुत बड़ी मिसाल है और वो मिसाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कायम की। उन्होंने संदेश दिया खुद वैक्सीन लेकर के कि भाई वैक्सीन लेना बहुत ही सहायक है और वैक्सीन के बिना जो है ये बीमारी खत्म नहीं होगी।
तो उससे एक बहुत, अब तो देखिए इतनी संख्या में लोग आते हैं, 2.5 करोड़ लोग, मतलब देश की 2% जनता एक दिन में वैक्सीनेशन करवा लेती है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरे नंबर टेक्नोलॉजी का जहां तक सवाल है, तो हमारी तो पूरी की पूरी डिजिटल प्रोसेस है, और जितना भी हमारे जो WHO के जो उसके स्टैंडर्ड हैं, उन जी। सारे स्टैंडर्ड का हम लोग पालन करते हैं। जहां विकसित देश लोगों को पर्ची बांट रहे थे हाथ से लिखी हुई वैक्सीन के बाद, हम लोग शुरुआत से डिजिटल सर्टिफिकेट लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर रख सकते हैं, जब मन में आए तब डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सब चीजें आरोग्य सेतु पे आ जाता है उसका स्टेटस। तो ये सब बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी मार्वल है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, इसको एक ओपन सोर्स करके सारे देशों को, जो देश लेना चाहे उसको एक गिफ्ट के रूप में दीजिए। तो अभी हम लोगों ने 5 जुलाई को, जैसा आप जानते हैं, कोविड का ग्लोबल कॉन्क्लेव किया था। उस कॉन्क्लेव में बहुत से कंट्रीज ने हिस्सा लिया, 141 या 142 कंट्रीज ने हिस्सा लिया, काफी सारे कंट्रीज के मिनिस्टर साहब लोग भी आए, और अब जो है हम लोग दूसरे कंट्रीज के साथ MOU कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाकी डिस्कशन हो करके फाइनल MOU की स्थिति है, और हम लोग अगले दिनों में आपको ये सूचना देंगे कि किसके साथ हमने MOU किया। तो ये, और वो उसके बाद लोग अपना उसका इस्तेमाल अपनी कंट्रीज में करना शुरू कर देंगे। तो ये न केवल हमने भारत के लिए प्रोडक्ट बनाया, बल्कि इस प्रोडक्ट को हम दुनिया में भी देंगे और दुनिया का भी भला करेंगे। हमेशा हमारा, हम देख लीजिए आप, हमने वैक्सीन को भी एक्सपोर्ट किया, और हम लोग अब वैक्सीन के जो सॉफ्टवेयर है उसको भी एक्सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर RS शर्मा जी, जो आपने बताया जिस तरह से, निश्चित रूप से ये गौरवान्वित पल है भारत के लिए कि 100 करोड़ का लक्ष्य भारत छूने जा रहा है टीकाकरण का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैक्सीन बन गई, 2 वैक्सीन बन गई, कैसे मिलेगी ये सवाल भी खड़ा हुआ, कैसे पहुंचेगी लोगों तक, आम लोगों को पैसे पे मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस तरह के सवाल भी उठे। आप कैसे देखते हैं 100 करोड़ का ये लक्ष्य? मैं सारे वक्ताओं से, सारे एक्सपर्ट से उनकी जो ओपिनियंस थे उनको तो मानता हूं, लेकिन और कुछ पहलू भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जिस समय ये कोविड स्ट्राइक हुआ, वो जीनोमिक सीक्वेंसेस जो थे वो विषाणु के शेयर किए गए, उस समय हमारे सामने और दूसरा कोई चारा नहीं था। जो पुरानी टेक्नोलॉजी से हम वैक्सीन बना सकते थे, उससे ही हम बना पाते थे। वही करने की कोशिश वो भारत बायोटेक के साथ में, कोवैक्सीन के साथ में किया। लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ी बात क्या थी, हमको इस चीज का पता था कि बाहर के देशों में जो नए किस्म के जो वैक्सीन बनेंगे, वो हमारे यहाँ आने को भी हमने हाँ कहा, तो भी उनके पास उतने डोज बनाने की क्षमता उधर नहीं है। तो हमको हमारे पैरों पे खड़े रहना पड़ेगा। अब उसके आगे भी हमने एक कोशिश की, जैसे ऑक्सफोर्ड की जो टेक्नोलॉजी थी, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोविशील्ड को जो सीरम इंस्टीट्यूट के पास किया गया, वो भी बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद में तीसरी स्टेप भी हम आगे अच्छे ढंग से जा पाए। सबसे बड़ी बात, हम DNA वैक्सीन सारी दुनिया में सबसे पहली बार वो कर पाए। ये एक किस्म का इनोवेशन था जो शायद अब बाकी दुनिया में कहीं इस किस्म की असरकारक वैक्सीन बनी नहीं। आप उससे आगे जाके देखिए, जो mRNA वैक्सीन जो बनना है जिनोवा की, वो वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना से अलग टेक्नोलॉजी की है, भले वो mRNA टेक्नोलॉजी रहे। इसमें जो mRNA दिया जाएगा वो एक से ज्यादा mRNA खुद अंदर जाके बनाता है। इस किस्म का mRNA है जिसकी वजह से साइड इफेक्ट होने का डर ये काफी कम हो जाता है। ये हो गई, हमने ये जो हमको जितना भी समय मिल पाया पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए, उससे भी हम आगे ये साइंस की दुनिया में भी बड़े कदम रख पाए। अब आप दूसरी बात देखिए, आज तक हमारे देश में हम चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन लोगों को दे पाते थे, इसका पूरा हमारे पास एविडेंस था। लेकिन एडल्ट्स में हम 100 करोड़ कर पाएंगे, ये सोचना भी सब लोगों के लिए कठिन था, लेकिन वो हम कर पाए। इसमें दोनों लोगों को हमने मानना चाहिए, जो भी इसमें वो वैक्सीन देने में इन्वॉल्व थे और जो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए।
तो उनको भी हमने उतना ही मानना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी ने, जो एडल्ट लोग हैं, एडल्ट्स ने कभी वैक्सीन लेने के लिए इतनी लोगों ने कदम आगे बढ़ाया नहीं, उतना कदम बढ़ा के ये वैक्सीन लेने की कोशिश की। अब इसमें जब हम इस किस्म के काम करते हैं तो कोई क्रिटिसिज्म होगा, कोई कंट्रोवर्सी होगी, कोई किसी किस्म के सोशल मीडिया में अलग-अलग किस्म के न्यूज़ आएँगे, ये जी। तो हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे आप जैसे बोले वैसे तो बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन उसको भी हम सही ढंग से ओवरकम कर पाए, और ये जो सारे कंट्रोवर्सीज़ थे, उसकी वजह से प्रोग्राम को किसी किस्म का धक्का न बैठे, इसकी इसकी अगर हम बराबर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो ये सबसे बड़ा कदम है, जी, ऐसे मैं बिल्कुल। मानता हूँ। जी, आखिरी बिल्कुल। में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर चीज़ को देखने के लिए अलग-अलग नज़र से भी देखा जा सकता है। आज हम 100 करोड़ को पहुँचे हैं, आज हमारे पास जितने अलग-अलग किस्म के वैक्सीन्स आएँगे, मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, अगले 2-3 महीने में हम शायद पूरे देश को सैचुरेट करने में, वैक्सीन देने में सक्सेसफुल रहेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है, सारे लोगों ने सामने आना है, वैक्सीन लेना है, जी, अपनी बिल्कुल। जान बचाना है। जी, बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद देश की जनता ने सरकार पर भरोसा किया। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की, उस पे भरोसा किया। जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे वैज्ञानिक थे, उनकी बातों पर भरोसा किया और अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। और इसी का परिणाम है कि भारत एक बड़ी उपलब्धि की तरफ बढ़ रहा है। 100 करोड़ का टीकाकरण अपने में एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज सबसे बड़ी चुनौती था। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो माना जा रहा था कि वैक्सीन जाएगी कैसे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और स्टोरेज कैसे होगा। डॉक्टर श्रीवास्तव। देखिए, ये जिसको कहते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जी, इसके बारे में हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो इसके हर टुकड़े के बारे में पूरी तरीके से वाकिफ़ था पहले से। जी, और जो हमारा चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वहाँ पे जहाँ से वैक्सीन बन रही है और जो वैक्सीन वहाँ से निकलने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुँचती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ले जाने के जो तरीके होते हैं और उसका टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है, उसके लिए क्या क्या विधाएं इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और वो सिस्टम इन प्लेस है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वैक्सीन बनने के बाद जहाँ पहुँचती है, तो या तो वो वैक्सीन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखी जाती है या वो नीचे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे रखी जाती है। जी, तो कुछ कैपेसिटी उस टेम्परेचर के स्टोरेज के लिए, जिसको हम कोल्ड चेन कहते हैं, इसमें नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन इसमें एक दो वैक्सीन ऐसी है जिसमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमारे पास है। तीसरी चीज़ जो थी कि इस वैक्सीन को ले जा कर के एक हेल्थ पोस्ट के जरिए अल्टीमेटली लोगों को लगाना, उसकी भी हमारे पास सिस्टम था। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास प्रॉब्लम थी नंबर्स की। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या के कवर करने के लिए जो हमें एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स, जी, एडिशनल लॉजिस्टिक, और जो हमें और इसके वैक्सीन से जुड़ी हुई ख़ास चीज़ें थी, उससे ख़ास ट्रेनिंग्स थी, उनको हमें कंप्लीट करना था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस छोटे समय के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और एक होल गवर्नमेंट अप्रोच, जो अभी बताया कि सारी गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट ने मिल करके, और एक होल कम्युनिटी अप्रोच जोड़ करके हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ऐसे चलाया जो कि हमें वेस्टेज, शुरू में हमें वेस्टेज ज़्यादा होने लगी थी, फिर अल्टीमेटली हमने वेस्टेज भी कर्टल डाउन करके उस लेवल पे ले गए जो कि वेस्टेज नॉर्मल एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में होती है। तो हमारी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा पहुंची, जल्दी से जल्दी पहुंची, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगी और कम से कम वेस्ट हुई। और लोगों ने इसमें जो भागीदारी दिखाई, जिस तरह का पेशेंस दिखाया, वो भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन डॉक्टर संजय, ये माना जाता है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना आपसे दूर रहेगा। इसके जो दूसरे पहलू हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और तीसरी लहर की बात की जाती है,
बच्चों की वैक्सीन की बात की जाती है। मैं इस पे आपका संक्षेप में चाहता हूं। बिल्कुल, मैं संक्षेप में ही बताना चाहूँगा। देखिए, जो वैक्सीन का मेन बेनिफिट है वह सीवियरिटी को कम करता है और डेथ को कम करता है वैक्सीन देने से। ससेटोल पॉपुलेशन में अगर हम दे रहे हैं तो इसीलिए दुनिया के देखिए देश, बहुत सी देश हैं जहां 70-80%, सिंगापुर की भी मैं बात करूं 80% के आसपास वैक्सीनेशन दोनों डोज से हो चुका है। फिर भी केसेज आ रहे हैं, केसेज आएंगे लेकिन डेथ और सीवियरिटी कम हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। वह वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है और वो हम अचीव कर रहे हैं। हमारे देश में जो अभी बताया, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी वैक्सीनेशन में, ये बाकी वैक्सीन जैसा नहीं था जी। यह जो है, क्योंकि ये जो है पर्सन टू पर्सन फैलता है कि वैक्सीनेशन साइट पे भीड़ ना हो, तो प्रॉपर जो है हमारा वेटिंग हॉल बने। उसके बाद सेफ्टी का कंसर्न था, उनको जो आधे घंटे ऑब्जर्व करने के लिए रहे, तो ये सब किया। और ये मैनेजमेंट का जो था, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही थी और उसको बहुत ही स्मूथली किया गया इस कंट्री में। ये बहुत ही बड़ी बात है जी। मैं बच्चों की वैक्सीनेशन की, जैसा कि आपने कहा, उसके लिए बच्चों का वैक्सीनेशन अलग से अभी तक सरकार ने नहीं ये कहा है, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं उसका बेनिफिट कितना है, नुकसान कितना है, जब तक बेनिफिट को हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर देते कि बेनिफिट, जैसे एडल्ट वैक्सीनेशन में ह्यूज बेनिफिट है, अगर हर 10 लाख में देते हैं तो हम 14,000 को बचा लेते हैं। बच्चों में अभी उतना नहीं हो रहा है, तो जो डेथ भी बच्चों में हो रही है वो कोमॉर्बिड कंडीशन और इसकी हो रही है, नॉर्मल बच्चों की नहीं हो रही है। तो अभी जो वैक्सीनेशन अगर आने वाला भी है तो वही, जैसे बाकी भी यूरोप की देखिए तो ऑलमोस्ट सारे लोग कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को दे रहे हैं। तो शायद यहाँ भी वही तीसरी लहर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तीसरी का कोई वैज्ञानिक आधार इतना नहीं था कि आएगा। छोटे मोटे लहर आते रहते हैं इस टाइप के वायरस में, और वो आते रहेंगे, अभी कई साल तक आएंगे, बट कोई बहुत बड़ा आने की संभावना कम है। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन जिस तरह से 99 करोड़ लोगों ने देश में कोविड वैक्सीन लगवाई है और उस टीकाकरण अभियान में भाग लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि देश की जनता ने कोरोना को दूर रखने का जो संकल्प लिया है वो अपना असर दिखा रहा है। और जो दूसरी लहर की बात थी वो लगभग मध्यम पड़ चुकी है, लगभग समाप्ति की ओर है, और तीसरी लहर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन उपलब्धि भरा क्षण है जब भारत 100 करोड़ के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने जा रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और डॉक्टर रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।